जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नितिन भल्ला और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर हमने टॉपिक्स कवर किए थे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नंबर 2 इफेक्ट्स, नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस पार्ट में केवल और केवल एक टॉपिक पे फोकस किया जाएगा, एंड इट इज नन अदर देन अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एज पर AS 26। गुडविल की अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें हर जगह देखने को मिल सकता है। मतलब 12th लेवल पे तुम्हें दिखेगा, फिर BCom पे दिखेगा, तुम और उससे ऊपर लेवल पे जाओगे वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। गुडविल की अकाउंटिंग बहुत ही स्पेशल टॉपिक रहता है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा नंबर है। आपको कोई डाउट हो आप इस पर टेलीग्राम करो और मैं वहीं पर रिजॉल्व कर दूँगा। और ये जो नोट्स हैं मैं इनका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन दोनों दे दूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप विद एनोटेशन को इस्तेमाल करें, ताकि वीडियो के दौरान तुम्हें कुछ नोट ना करना पड़े, वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े और नोट ना करना पड़े। बस अल्टीमेट गोल यही है कि तुम्हारा ध्यान टोटल मेरी तरफ होना चाहिए, मेरी बातों पे होना चाहिए। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एज पर AS 26। गुडविल की अकाउंटिंग पढ़ेंगे मैं, पर उससे पहले छोटी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ AS 26 पे। ये AS 26 है क्या? जैसे तुम्हें पता है भारत में कई सारे कानून हैं, उनमें से एक का जिक्र हमने पिछली क्लास में किया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सिमिलरली भारत में बहुत सारा कानून अवेलेबल है जो अकाउंटिंग करते दौरान हमें फॉलो करना होता है। और उन्हीं कानूनों में से एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसे शॉर्ट में AS 26 भी बोल देते हैं। इसका नाम है इनटेंजिबल एसेट्स। ये स्टैंडर्ड मेनली इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है और इस स्टैंडर्ड में ही गुडविल के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर रखी है, इसलिए हम जो गुडविल की अकाउंटिंग यहाँ पे करने वाले हैं वो उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे करेंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि ये 26 का क्या मतलब है, AS 26, तो 26 का कोई मतलब नहीं है, लिटरली इसका कोई मतलब नहीं है। और ये स्टैंडर्ड बनाया किसने है? ये बनाया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, ICAI, जिनके मेंबर्स को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं। ICAI ने बनाता है, बनाने के बाद आगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे देता है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। बाद में मिनिस्ट्री जो है इसे कानून के तौर पे इम्प्लीमेंट करवा देती है देश में। तो ये तो जिक्र था AS 26 का। अब गुडविल के बारे में थोड़ी बातचीत हो जाए। गुडविल क्या है? गुडविल बहुत लूज लैंग्वेज में बात करें तो गुडविल इज़ अ रेपुटेशन। पर ये बोलना कि गुडविल केवल और केवल रेपुटेशन है, ये सरासर गलत होगा। गुडविल केवल रेपुटेशन नहीं होती, इट्स मच मोर देन दैट। मैं आगे डिस्कशन करूंगा जो मैं, पर पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ गुडविल इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है, दैट इज एसेट साइड में, एसेट साइड में दिखेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ और हम इसका करेंगे क्या अकाउंटिंग के दौरान, वो देखते हैं। इट मीन्स दैट इट इज अ परचेज्ड गुडविल। अगर फर्म की बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें गुडविल दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब ये ही है कि वो परचेज्ड गुडविल है। एक दूसरी गुडविल भी होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब कि फर्म की अपनी गुडविल। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी गुडविल दिखाई दे रही होती है वो परचेज गुडविल होती है, वो किसी दूसरे बिजनेस की होती है। आगे बढ़ते हैं। एंड इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बुक्स।
इसे किताबों से हटाना ज़रूरी है। क्यों? डिस्कस करते हैं अभी। Because it represents a loss on purchasing a business, and this loss should be borne by the old partners only. कुल मिला के हो ये रहा है कि नए पार्टनर की एडमिशन से पहले पुराने पार्टनर्स ने किसी बिजनेस को खरीदने का फैसला लिया था, और उस बिजनेस को खरीदा उसकी वैल्यू से ज़्यादा दाम पर। लेट्स से वो 10 करोड़ का बिजनेस था और पुराने पार्टनर्स ने उसे खरीदा 12 करोड़ पे, तो ये तो नुकसान हो गया। इसे हम थोड़ा थोड़ा धुंधले शब्दों में लॉस कह सकते हैं, पर वो एग्जैक्टली लॉस नहीं होता, वो होता है गुडविल दूसरे बिजनेस की। भला पुराने पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो पागल थोड़ी हैं जो 10 करोड़ की चीज़ के 12 करोड़ चुका रहे हैं। बस चुकाना पड़ता है क्योंकि सामने वाले बिजनेस की भी एक गुडविल होती है, और यही वजह है कि हम उस लॉस को 2 करोड़ जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है, 10 करोड़ की वो चीज़ है और हमने 12 करोड़ पे किया है उस बिज़नेस को ख़रीदने के लिए, तो उन 2 करोड़ जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है उसे गुडविल के तौर पे हम लोग हमारी बैलेंस शीट में दिखाते हैं और ये कहते हैं कि दिस इज़ अ परचेज गुडविल, ये उस बिज़नेस से खरीदी हुई गुडविल है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये गुडविल जो आ रही है उस बिज़नेस को ख़रीदा था इसलिए दिख रही है, और उस बिज़नेस को ख़रीदने का फ़ैसला किसने किया था? पुराने पार्टनर्स ने। उन्होंने फ़ैसला किया था कि उस बिज़नेस को ख़रीदना है और उन्होंने ही 10 करोड़ की चीज़ के 12 करोड़ चुकाए हैं। तो इस गुडविल को, जो कि मैं दोबारा कह रहा हूँ धुंधले शब्दों में मैं इसे लॉस बोलूँगा, तो इस लॉस को झेलेगा कौन अब? क्योंकि कल से तो नया पार्टनर शामिल हो जाएगा फर्म में, और अगर ये गुडविल बैलेंस शीट में दिखती रही तो उस नए पार्टनर को भी इस गुडविल में शेयर मिल जाएगा, जो कि उसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस खरीदने का फैसला नए पार्टनर ने नहीं किया था, एडमिशन डेट से पहले पुराने पार्टनर्स ने किया था। इस लॉस में परचेज गुडविल दैट इज, इसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है। यही वजह है कि हम एडमिशन डेट पे बैलेंस शीट में दिख रही गुडविल को किताबों से ख़त्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और झेलता कौन है इस लॉस को? पुराने पार्टनर्स, पुराने पीएसआर में। तो सिंपली एंट्री क्या बनेगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ऑल पीएसआर, और गुडविल क्रेडिट हो जाएगा अपनी बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू वही है जो जिस पे वो गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रही है, उसे ही बुक वैल्यू बोलते हैं। और बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट भी बोला जाता है। ज़्यादातर वैसे 12th लेवल पे बुक वैल्यू शब्द का इस्तेमाल होता है। तो गुडविल को हमें ख़त्म करना है, सिंपल है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, उन्हें प्लस करने के लिए डेबिट करते हैं, माइनस करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और अभी हम गुडविल को ख़त्म करना चाहते हैं, दैट इज़ माइनस करना चाहते हैं, इसलिए गुडविल होगी क्रेडिट। गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, और मैंने बताया झेलेगा कौन? पुराने पार्टनर्स, क्योंकि उन्होंने ही फैसला किया था बिज़नेस को ख़रीदने का। और बैलेंस शीट की जो लेफ़्ट साइड में जो भी चीज़ें दिख रही होती हैं लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड में, वो प्लस करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं और माइनस करने के लिए हम डेबिट करते हैं, और यही रीज़न है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि हम उनका अकाउंट कम करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रीटमेंट थी उस गुडविल की जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रही है, और वो फर्म की अपनी गुडविल नहीं होती है, वो दूसरे बिजनेस की होती है जिसे हमने खरीदा था, पुराने पार्टनर्स ने खरीदा था। अब हम जो आगे डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन होगी फर्म की अपनी गुडविल की। पुराने पार्टनर्स भी तो इतने टाइम से फर्म चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी तो अपनी एक गुडविल खड़ी करी है। पढ़ते हैं। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट गुडविल इज गिवन आउटसाइड द बैलेंस शीट
अगर बैलेंस शीट के बाहर कोई जानकारी दी जा रही है गुडविल की, तो उसका मतलब केवल और केवल एक ही है कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. इट मीन्स दैट इट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सवाल ये भी उठ सकता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया जा रहा. तुम परचेज गुडविल को दिखा रहे हो लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखा रहे. क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमारी बैलेंस शीट में दिखाने से मना कर देता है. क्यों? उसका कहना है क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट को पता करना लगभग बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को फर्म की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा. अब तुम सोचोगे फर्म की बैलेंस शीट, फर्म की गुडविल को हमने तो, उसका तो पूरे वैल्यूएशन पे चैप्टर है. जब उसकी वैल्यूएशन हम कर सकते हैं तो उसे बैलेंस शीट में भी दिखा दो. वो उतना सटीक तरीके नहीं है जितने की ज़रूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को. और मैं भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ पूरा सहमत हूँ कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाना चाहिए. भाई बहुत ही मुश्किल है उसकी कॉस्ट को पता कर पाना. जिस चीज़ की तुम कॉस्ट पता नहीं कर सकते तो उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाना उतनी समझदारी नहीं है. और अगर अलाउ कर दिया ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, तो फर्म क्या करेंगे, छोटे मोटे कंपनीज और फर्म्स ज़बरदस्ती अपनी गुडविल वैल्यू ओवरस्टेट करेंगे और जस्टिफाई करते रहेंगे कि हमारी गुडविल इतनी है, हमारी बैलेंस शीट एसेट साइड देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये वो गलत होगा. अच्छा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाया जा रहा बैलेंस शीट में. अब सवाल उठता है कि वो बैलेंस शीट में तो दिखेगी नहीं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो दिखेगी तो उसकी जानकारी क्वेश्चन ने बैलेंस शीट के बाहर ही दी जाएगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हो तुम. तो देखते हैं, अब आगे पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं. न्यू पार्टनर will bring his share of goodwill and it will be distributed among the old partners in their sacrificing ratio for sacrificing their share in profit in the favor of new partner. नया पार्टनर शामिल हो रहा है, वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा जो कि हमेशा से पुराने पार्टनर्स में बढ़ता आ रहा था. अब नया पार्टनर भी हिस्सा ले रहा है, इनका नुकसान हो रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है. तो नया पार्टनर कंपनसेशन देगा पुराने पार्टनर्स को. कितनी कंपनसेशन देगा? जितनी कि उसे गुडविल में शेयर मिल रहा है, जितना उसे गुडविल में शेयर मिल रहा है. और ये मैं पुराने पार्टनर्स में फिर कैसे कैसे बांटूँ, उससे कंपनसेशन अमाउंट जब आ जाएगा तो मैं पुराने पार्टनर्स में कैसे कैसे कितना कितना इन्हें बांटूँ. सिंपल है, जितना वो अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर्स के लिए, नए पार्टनर के लिए, जितना वो अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक उसी रेशियो में इस कॉम्पनसेशन अमाउंट को पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा. मैं आगे कंटिन्यू करूं, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि गुडविल प्रीमियम क्यों लाया जा रहा है. जब इसकी डिस्कशन करी जाती है तो दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स सामने रखी जाती हैं. एक आर्ग्यूमेंट ये कहती है कि पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए, इसलिए वो कंपनसेशन मांगेंगे, नया पार्टनर कंपनसेशन अमाउंट लेके आएगा, वो इनमें अंदर बांट दी जाएगी. एक दूसरी आर्ग्यूमेंट भी है, वो तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट फिर भी मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें शॉर्ट में समझाने की. नहीं समझ आया फिर भी इट्स ओके, इट्स परफेक्टली हो गया अगर नहीं समझ आ रहा तो. दूसरी आर्ग्यूमेंट सिंपली ये कहती है कि फर्म के ऑल पार्टनर्स ने एडमिशन डेट से पहले के दौरान जो मेहनत करी उसका नतीजा है कि फर्म की गुडविल तैयार हुई. पर उस गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते क्योंकि ES 26 ने रोक दिया हमें दिखाने से. दिखा नहीं सकते बैलेंस शीट में, पर वो है ज़रूर. जिसके हकदार कौन है? केवल और केवल पुराने पार्टनर्स. उनकी मेहनत से गुडविल खड़ी हुई है, उन्हीं की मेहनत की वजह से आज फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, अबव नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. तो कल को जब वो नया पार्टनर आ जाएगा उसे शेयर मिल जाएगा,
उस गुडविल में जिसका वो हकदार नहीं है, उसने कोई रोल प्ले नहीं किया इस गुडविल को खड़ा करने पे, और इनका गुडविल में शेयर सेक्रीफाइस हो गया, उसका फ़ायदा हो गया, तो नया पार्टनर गुडविल में जितना ले रहा है वो हिस्सा, उतना ही कॉम्पनसेशन अमाउंट पुराने पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, उतना दे दिया जाएगा जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं गुडविल में। तो कुल मिला के इन दोनों आर्ग्यूमेंट में अंतर ये है कि एक आर्ग्यूमेंट प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करने का बेस बना रही है, वो बेस बनाती है कि ये लोग प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पुराने पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए नए पार्टनर से गुडविल शेयर मंगवाना ज़रूरी है। और दूसरी आर्ग्यूमेंट ये बात करती है कि गुडविल पुराने पार्टनर्स ने एडमिशन डेट से पहले के दौरान अपनी मेहनत से खड़ी करी थी, जिसमें उनका हिस्सा अब कम हो रहा है, इसलिए उन्हें कॉम्पनसेशन अमाउंट देना ही होगा नए पार्टनर के द्वारा। ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से गुडविल के टॉपिक में हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, बट मैंने तो उन दोनों तुम्हारे सामने रख दी हैं, तुम्हें जोन सी इजी लगे समझने में उसको बेस बनाओ और गुडविल की अकाउंटिंग समझो। आगे देखते हैं। इफ ओल्ड पार्टनर हैज गिफ्टेड हिज प्रॉफिट शेयर टू द न्यू पार्टनर, अगर किसी पुराने पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयर नए पार्टनर को गिफ्ट कर दिया है, तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी? तो सिंपल, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर इस गिफ्ट के बदले कोई पेमेंट तो करने नहीं वाला, सीधी सी बात है। वो फिर गिफ्ट ही किस बात का जब पेमेंट करनी पड़ गई तो, और जब पेमेंट ही नहीं आ रही तो फिर कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती। देन journal entry is not passed because new partner is not paying anything to the old partner. अगर किसी पुराने पार्टनर ने गिफ्ट कर दिया तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। आगे देखते हैं। इफ न्यू पार्टनर हैज पेड द गुडविल प्राइवेटली, दैट इज आउटसाइड द बिजनेस टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। नए पार्टनर ने प्राइवेटली गुडविल शेयर पुराने पार्टनर्स को दिया है। प्राइवेटली मतलब आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, मतलब कि फर्म में पैसा नहीं लेके आया नया पार्टनर गुडविल का, फर्म के अंदर नहीं लेके आया, उसने फर्म के बाहर ही प्राइवेटली जो देना था, जो भी कॉम्पनसेशन अमाउंट इन्होंने एग्री किया, पेमेंट करी, कहानी खत्म। फर्म की बुक्स के थ्रू पेमेंट नहीं जा रही है कहीं पे, फर्म की बुक्स के थ्रू पेमेंट नहीं जा रही है। ना मेरे पास ये गुडविल अमाउंट आया फ्रॉम न्यू पार्टनर, और ना ही मैं दे रहा हूँ टू ओल्ड पार्टनर्स। देन journal entry is not passed because the amount is not paid through the books. सिंपल है, इसमें भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होने वाली क्योंकि हमारे थ्रू ये काम किया ही नहीं जा रहा, प्राइवेटली उन्होंने आपस में ही लेन देन करके कहानी ख़त्म करी। आगे देखते हैं। इफ गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड इज नॉट विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गुडविल नया पार्टनर लेके आया है और जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, मतलब कि उनके उनके पास ही पड़ी हुई है, विड्रॉ नहीं किया, तो इसका सिंपल क्या एंट्री बनेगी, कैसे अकाउंटिंग किया जाएगा? बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है, नए पार्टनर ने फर्म में पैसा भेजा गुडविल का, गुडविल शेयर से डेबिट हो जाएगा। लेट्स से फर्म की गुडविल 1,00,000 रुपये है, फर्म की गुडविल है 1,00,000, और जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/4, तो वो गुडविल लेके आएगा 25,000 रुपये। वो 25,000 की गुडविल लेके आएगा और ये 25,000 मैं पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट शेयर।
क्रेडिट हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एसआर मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो प्लस हो रहा है। हम जो भी पैसा आया गुडविल का नए पार्टनर से, उसे उठा के सीधा दे दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। एक मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने सिंगल एंट्री बता दी, जबकि बहुत ही मतलब बिगनिंग स्टाइल में अगर बात करें तो इसकी एंट्री किताबों में बताई जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है वो ये पहले क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, इन शॉर्ट ख़त्म ही हो गया। उसका कोई असर वैसे भी नहीं पड़ता। वो बस क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ी आसानी हो इसलिए इस तरह के अकाउंट्स डाल दिए जाते हैं, बट उनका कोई रोल नहीं है। ओवरऑल आइडिया पकड़ने की कोशिश करो कि गुडविल सबसे पहले वो ला ही क्यों रहा है, वो कितनी लेके आएगा। मुझे वो ले आएगा तो मैं फिर उसका आगे करूँ क्या। पुराने पार्टनर्स, मैंने सारी कहानी तो मैं एक्सप्लेन करी है, उस कहानी के बेसिस पे इस जर्नल एंट्री को समझने की कोशिश करना। आगे देखते हैं। इफ गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विदड्रॉन, अब जो है गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट गुडविल शेयर से 25,000 से, जो कि नया पार्टनर ने दिया। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, उन्हीं के लिए तो ये पैसा मंगवाया मैंने, और कोई मतलब तो था नहीं ये पैसा मंगवाने का। उन्हीं के लिए पैसा ये आया था, पैसा आया, बैंक कर दिया डेबिट और उनमें बांट दिया। बांटेंगे तो होगा क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस शीट की लेफ़्ट साइड में आने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं उन्हें प्लस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, और यहाँ हम बढ़ाना ही चाहते थे इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में दिखता है। इसमें ऊपर वाले केस से ये डिफरेंस था कि ऊपर जो है वो गुडविल अमाउंट विड्रॉ नहीं किया गया था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स द्वारा, बट यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है। तो विड्रॉ कर रहे हैं तो मैं उनका कैपिटल अकाउंट कम कर दूंगा। कम करने के लिए क्या करूँगा? डेबिट करूँगा, और साथ में फर्म का पैसा भी गया, पैसा गया बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बैंक अकाउंट एसेट साइड में दिखता है और एसेट साइड को माइनस करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विड्रॉन अमाउंट से टू बैंक अकाउंट, जितना भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया विड्रॉन अमाउंट से कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर ये डेबिट क्रेडिट समझने में दिक्कत आ रही हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, देखते हैं फिर आगे प्रिसाइसली क्या इशू है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय द न्यू पार्टनर, वो काइंड में लेके आ रहा है ना कि कैश में। नया पार्टनर कैश में नहीं लेके आ रहा, काइंड में लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी? जो भी वो सामान, काइंड का मतलब सबसे पहले कि कोई सामान, कोई साजो सामान वो ले आया, टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी वो सामान लेके आ रहा है, एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स जो भी लेके आ रहा है, उन एसेट्स को तो पहले रिकॉर्ड कर लो। एसेट्स रिकॉर्ड करने के लिए, एसेट को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और दूसरा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्लस करने के लिए क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट उनकी अग्रीड वैल्यू से, उन जो भी एसेट्स वो लेके आ रहा है उनके लाने से पहले डिस्कशन किया जाता है कि उन एसेट्स को किस वैल्यू पे फर्म में एक्सेप्ट किया जाएगा, किस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो अग्रीड वैल्यू है, उसी वैल्यू पे हम उन एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट हो जाएगा
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट्स, उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए ही तो ये सामान मंगवा रहे हैं, तो उनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया, प्लस बढ़ाना था, बढ़ाने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आगे देखते हैं अगला केस। इफ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, इसमें हुआ ये है कि न्यू पार्टनर पूरी की पूरी गुडविल नहीं लेके आ रहा, वो केवल हिस्सा लेके आ रहा है, केवल और केवल हिस्सा। लेट्स से उसने 25,000 लाना चाहिए था उसे, बट वो लेके आया 20,000, तो 20,000 से मैं बैंक अकाउंट को प्लस कर दूंगा, डेबिट, और बचा हुआ 5,000, बचे हुए 5,000 का क्या किया जाए, जो कि उसे लाना चाहिए था पर वो नहीं लेके आया, तो सिंपल है, मैं उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, करंट अकाउंट को डेबिट, करंट अकाउंट को रिड्यूस कर दूंगा, रिड्यूस करने के लिए डेबिट, उसके मतलब हम उसके करंट अकाउंट में से पैसा लेस कर रहे हैं। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट ब्रॉड अमाउंट से, दैट इज़ 20,000 हमारे एग्जाम्पल में, और न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा अनपेड अमाउंट से, दैट इज़ 5,000 से। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये तो ऊपर जैसे ही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आगे देखते हैं। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द गुडविल, मतलब नया पार्टनर गुडविल लेके आया ही नहीं, बट उसे लानी चाहिए थी, लाना तो ज़रूरी है, बट वो नहीं लेके आया। जिस तरह वो ऊपर वाले केस में 25,000 लाना चाहिए था, लेकिन 20,000 लेके आया, 5,000 नहीं लेके आया, तो 5,000 हमने क्या किया था, उसके करंट अकाउंट में से लेस कर दिया था, डेबिट कर दिया था। अब वो इस केस में ये है कि वो बिल्कुल भी पैसा नहीं लेके आया, बैंक अकाउंट तो डेबिट हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा 25,000 मैं करंट अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। उस इसे तुम यूँ देख सकते हो कि उसके करंट अकाउंट से हमने पैसा निकाल लिया, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उन्हें पैसा दे दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हाँ, एंट्री होगी इसकी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट गुडविल शेयर से टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे केस देखते हैं। इफ वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज गेनिंग, अगर पुराने पार्टनर्स में से किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, जो कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पुराने पार्टनर्स को हमेशा हमेशा सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, लॉस ही होगा उनका, नहीं, हो सकता है कि नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स में से किसी पार्टनर को फ़ायदा हो जाए, उसका प्रॉफिट शेयर बढ़ जाए। अगर उसका प्रॉफिट शेयर बढ़ रहा है तो सोचो, नया पार्टनर भी गेन कर रहा है, और पुराने पार्टनर्स में से कोई एक वो भी गेन कर रहा है, उसका भी प्रॉफिट शेयर बढ़ गया। तो अब ये है कि ये दोनों जो हैं, जो गेन कर रहा है पुराना पार्टनर और जो नया पार्टनर है, ये दोनों मिलके उन पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले तो मैं गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर दूंगा डेबिट। डेबिट का ना मतलब उसकी कैपिटल में से हमने पैसा निकाल लिया, जितना भी उसने शेयर गेन किया गुडविल में। लेट्स से जो हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाया था और वहाँ कैलकुलेट किया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो, अब उसमें पुराने पार्टनर का जितना भी शेयर गेन हो गया है, जितना भी गेन हो गया है, ठीक उतना ही गुडविल में शेयर जो उसका गेन हुआ है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल देंगे, डेबिट कर देंगे, और जाएगा कहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और
लास्ट केस पढ़ते हैं एक बार, और ये बहुत इंटरेस्टिंग केस भी है. इफ इंफॉर्मेशन अबाउट गुडविल इज नॉट गिवन आउटसाइड द बैलेंस शीट, ध्यान दो, नॉट गिवन. अगर गुडविल की जानकारी बैलेंस शीट के बाहर भी नहीं दे रखी, जो कि कहीं तो मिलनी चाहिए थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे भी नहीं मिली हुई, तो अब हम क्या करेंगे? देन सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. फर्म की टोटल कैपिटल के आधार पे हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को टोटल कैपिटल के आधार पे निकालेंगे. एंड इज नॉन एज हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल. तुम हिडन गुडविल भी से कह सकते हो, इन्फर्ड गुडविल भी कह सकते हो. हिडन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बारे में कहीं कोई जानकारी दी ही नहीं हुई, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रही, बैलेंस शीट के बाहर नहीं दिख रही, तो ऐसे ज़बरदस्ती निकाला जा रहा उसे टोटल कैपिटल के बेसिस पे, इसलिए उसे हिडन गुडविल का नाम दिया गया. और ये कैसे निकाली जाएगी टोटल कैपिटल के बेसिस पे? कैलकुलेशन देखते हैं इसके लिए. न्यू पार्टनर्स कैपिटल को मैं मल्टीप्लाई करूँगा न्यू पार्टनर की शेयर के रेसिप्रोकल से. अगर मैं नए पार्टनर के कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा? सिंपल है, यहाँ हमें देखने को मिलेगा टोटल कैपिटल. और आगे एक बात देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं. मैं इसमें से लेस कर दूंगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, फाइनल जिसे कैपिटल कहा जाता है, पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल. इन सबको मैं प्लस कर दूंगा, इन सबको मैं प्लस कर दूं, पुरानों की एडजस्टेड और नए की जो कैपिटल नहीं है उनको मैं प्लस कर दूं, तो क्या निकल के आएगा? अगेन टोटल कैपिटल. मतलब कि तुम ऑब्जर्व करो कि हम एक ही चीज को दो अलग अलग तरीकों से निकाल रहे हैं, एक ही चीज को दो अलग अलग तरीकों से निकाल रहे हैं, तो कायदे से वो दोनों के जवाब सेम होने चाहिए थे, बट वो सेम नहीं होंगे. सेम होने चाहिए थे बट सेम नहीं होंगे, अंतर होगा. और ये जो अंतर है, इसी अंतर को हिडन गुडविल कहा जाता है. मतलब कि मैं टोटल कैपिटल फर्म की पता कर रहा हूँ दो अलग अलग तरीकों से, जवाब सेम आना चाहिए था पर नहीं आ रहा, तो जो मिसिंग चीज है वो क्या है? दैट इज हिडन गुडविल, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने बुक्स में दिखाने से हमें मना कर दिया था. तो आज के इस पार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है. तो शुरू करते हैं आगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. Piyush, Rajesh and Avinash were partners in a firm sharing profits and losses equally. मतलब कि अपने प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं पीयूष, राजेश एंड अविनाश. शिवा was admitted as a new partner for an equal share. वो इक्वल शेयर ले रहा. आगे शिवा brought his share of capital and premium for goodwill in cash. शिवा अपनी कैपिटल लेके आया है, साथ में गुडविल भी लेके आया है कैश में. कहते हैं आगे, द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग. सिंपल है, जो नया पार्टनर
गुडविल अमाउंट लेके आ रहा है वो किन के बीच में बांटा जाएगा? मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जब गुडविल प्रीमियम की बात हो, नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आ रहा है तो तुम उसे कॉम्पनसेशन अमाउंट के तौर पे देखो कि वो एक कॉम्पनसेशन अमाउंट लेके आ रहा है पुराने पार्टनर्स के लिए। पुराने पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए नया पार्टनर कॉम्पनसेशन अमाउंट लेके आ रहा है। अब वो लेके आ रहा है तो जिनके लिए लेके आ रहा है मैं उन्हीं के बीच में बांटूंगा। वो बांटूं कितना कितना, जितना कि जितना जितना उन्हें नुकसान हो रहा है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट जो कि नया पार्टनर लेके आ रहा है वो किन के बीच में डिवाइड होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ऑप्शन डी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जब सवाल CBSE 2024 में आया तो उन्होंने इस ऑप्शन में एक ये ना लिख के लिखा हुआ था ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि गलत है। उन्होंने ऑप्शन नहीं दे दिया ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये जवाब ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तब सही होता जब हम ये अज्यूम करें कि ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हो रहा है, जो कि हमेशा हमेशा नहीं होता है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें सेक्रीफाइस ही होगा, वो सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि पुराने पार्टनर्स में से किसी पार्टनर को गेन हो जाए प्रॉफिट शेयर में। जब उसे गेन हो जाए तो फिर उसे एक गुडविल प्रीमियम अमाउंट नहीं मिलता, बल्कि उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट कर देते हैं हम, क्योंकि उसे गेन हो रहा है तो उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For which of the following situations all PSR of partners is used at the time of admission of a new partner? न्यू पार्टनर के एडमिशन के दौरान ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इस्तेमाल कब किया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इस्तेमाल कब किया जाएगा? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। When new partner brings his share of goodwill in cash, गलत, क्योंकि इसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे, when new partner brings only a part of his share of goodwill, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। आगे, when new partner is not able to bring his share of goodwill, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। आगे, when goodwill already exists in the balance sheet, जब बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दिख रही है जो कि परचेज गुडविल है, जो कि एक नुकसान है जो कि पुराने पार्टनर्स की वजह से हुआ था एडमिशन डेट से पहले, जब उन्होंने किसी बिजनेस को खरीदने का सोचा और ख़रीद भी लिया। लेट्स से 10 करोड़ की चीज़ 12 करोड़ में ख़रीद ली, 2 करोड़ का नुकसान हो गया और 2 करोड़ हमने हमारे फर्म की बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल के तौर पे दिखा दिया। तो जब गुडविल दिख रही हो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो कि लॉस है, उसे झेलेगा कौन? पुराने पार्टनर्स झेलते हैं। पुराने पार्टनर्स झेलते हैं पुराने PSR में। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स झेलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, नहीं। यहाँ सेक्रीफाइस करने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कहानी समझो ना। एडमिशन डेट से पहले इन लोगों ने किसी बिजनेस को खरीद लिया, 10 करोड़ की चीज़ के 12 करोड़ दे दिए और नुकसान हो गया 2 करोड़ का, जिसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये नुकसान का हकदार नया पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस नुकसान को केवल और केवल पुराने पार्टनर्स झेलेंगे अपने पुराने PSR में।
तो इसलिए दिस इज द राइट सिचुएशन। आंसर डी। आगे चलते हैं। When the new partner brings cash for goodwill, the amount is credited to revaluation account। बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई डिस्कशन हमने करी नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आज जिक्र हुआ ही नहीं एक बार भी। कैश अकाउंट तो डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता। और हम क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं कि क्रेडिट क्या होगा। कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश या बैंक अकाउंट जो भी है। आगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे ही बोल के बता दिया था। जब तुम बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया पहली एंट्री में, तो इमीडिएटली नेक्स्ट एंट्री में हम इसी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जिसे हमने क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में, उसे डेबिट कर देते हैं और अमाउंट पहुंचा देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर तुम नहीं चाहते हो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को दिखाना तो ना दिखाओ, एक सिंगल एंट्री में ही पेमेंट रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगला ऑप्शन था रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं, ये तो डिसोल्यूशन के दौरान एक फॉर्म जब बिल्कुल बंद हम कर देते हैं, बंद करना चालू करते हैं तो चीज़ों को बेचते हैं, मतलब वी आर रियलाइजिंग दी एसेट्स, तो उस दौरान रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। और यहाँ गुडविल से इसका कोई लेना देना ही नहीं। आंसर भी सी ही है। आगे देखते हैं। Puneet and Deepak were in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3 or 2:1। पुनीत दीपक का रेशियो दे रखा है 2:1। ये जरूर न्यू PSR या GR कैलकुलेशन करवाएंगे, तो लिख लेता हूँ मैं। पुनीत दीपक 2:1। आगे बोलते हैं दे एडमिटेड मान्या एज अ न्यू पार्टनर। मान्या का लेकिन शेयर नहीं बता रखा। खैर, मान्या का ओल्ड PSR तो हमेशा ही 0 रहेगा। एडमिशन से पहले तो उसका कोई शेयर था ही नहीं, तो टोटल कम्स आउट टू बी 3। आगे पढ़ते हैं क्या देखता है। मान्या ब्रोट 1 लाख एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम का वो 1 लाख लेके आई, विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। ओके, तो गुडविल प्रीमियम जैसे मैंने बताया उसे कॉम्पनसेशन अमाउंट के तौर पे देखो। नया पार्टनर कॉम्पनसेशन अमाउंट लेके मान्या नया पार्टनर मान्या जो है कॉम्पनसेशन अमाउंट लेके आई 1 लाख, जो कि सारा का सारा पुनीत की कैपिटल अकाउंट में हमने प्लस कर दिया, दैट इज क्रेडिट कर दिया, पुनीत को सारा का सारा दे दिया। तो ज़रूर पुनीत ने ही सारा का सारा सेक्रीफाइस किया होगा, और दीपक जो है पुराना पार्टनर, उसने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तभी तो सारा का सारा कॉम्पनसेशन अमाउंट केवल और केवल पुनीत को मिल रहा है। दीपक ने सेक्रीफाइस कुछ किया ही नहीं। वैसे मेरे को पता चल गया दीपक ने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, तो मैं अभी से ही यहाँ पे उसका लिख देता हूँ 0। उसका सेक्रीफाइस दीपक का कितना है, 0। और दीपक का न्यू PSR बाद में देखते हैं, अभी उसे और क्या जानकारी दे रखी है आगे देखते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। फर्म के गुडविल है 3 लाख रुपए
और नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा कितना लेके आया? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए मान्या लेके आई और फर्म की गुडविल है 3 लाख। तो मेरे को सीधा सीधा ही हिसाब पता चल रहा है, अगर मैं 1 लाख डिवाइडेड बाय ₹3 लाख करूँ तो शेयर मेरे को मिल गया 1/3। मान्या का शेयर कितना हुआ? 1/3। तो मैं मान्या का शेयर लिख देता हूँ 1/3 +1। और ऊपर जैसा उन्होंने बताया था कि सारा का सारा गुडविल पुनीत को दे दिया गया, क्योंकि केवल और केवल पुनीत ने सेक्रीफाइस किया। तो ये जो मान्या को 1/3 मिला है, 3 में से जो एक मिला है, एक पे ध्यान दो, एक जो मिला है वो एक उसे कहाँ से मिला है? पुनीत से मिला, दीपक से मिला? दीपक से तो कुछ नहीं मिला, केवल केवल पुनीत से मिला। तो पुनीत से मैं -1 कर दूंगा और इसका टोटल बन जाएगा 0। ये 0 हमेशा ये हमेशा ही 0 आना चाहिए। नया पार्टनर जितना भी गेन कर रहा है, ठीक उतना ही पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि उन्होंने सेक्रीफाइस इतना किया और इसने गेन इतना कर लिया, या उन्होंने सेक्रीफाइस इतना किया और इसने गेन इतना किया। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमेशा बराबर रहेगा उनका सेक्रीफाइस, उनका टोटल सेक्रीफाइस और इसका गेन। यही वजह है कि जब इन दोनों का टोटल किया जा रहा है, तो ये हमेशा 0 ही रहेगा। और अब इस टेबल में अब बस न्यू PSR निकाल लेते हैं। पुनीत से शुरू करते हैं। पुनीत के पास पहले 2 था, 2 हिस्से आते थे उसके, 3 में से 2 हिस्से मिलते थे उसे, और एक हिस्सा उसने दे दिया, तो इसके हिस्से कितना रह गया? केवल 1। दीपक को 3 में से 1 हिस्सा मिलता था और दीपक ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो इसे अभी भी 1 ही मिलेगा। और अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि ये और ये हमेशा बराबर आने चाहिए, हमेशा इक्वल आने चाहिए, अगर तुम इस टेबल फॉर्मेट को इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी इस अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे हो। मैं न्यू PSR और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए LCM बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली इस साल से, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड हो गए हैं, तो मेरे को जो भी कैलकुलेशन करनी हुई मैं कैलकुलेटर से कर लूँगा। मैं बस लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ और कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा। तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा था? कैलकुलेट द न्यू PSR ऑफ पुनीत, दीपक एंड मान्या। न्यू PSR कितना? दैट इज 1:1:1, और आंसर भी वही दे रखा है। और मैं इस पे भी ध्यान दो, मैंने ये फर्स्ट रैंक मेडल भी लगा दिया है, उन क्वेश्चंस के ही आगे इन्हें लगाया है जो कि खास हैं मेरी नज़र में, जो कि बहुत अच्छे हैं। मतलब कि तुम अपनी फर्स्ट सेकंड रिवीजन के दौरान इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर सबसे पहले इन्हीं को अटेम्प्ट करो रिवीजन के दौरान, क्योंकि ये उतने एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल नहीं है। और इस क्वेश्चन में यही खास था कि इन्होंने मान्या का शेयर सीधा सीधा नहीं बताया था, और हमें ये बताया कि मान्या का गुडविल शेयर है 1 लाख और फर्म की गुडविल है 3 लाख, तो उससे मैंने निकाल लिया मान्या का शेयर, विच इज़ 1/3, 1/3। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अनीता एंड बबीता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है। आगे, सविता वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सविता को 1/5 शेयर मिला। ठीक है। सविता वॉज अनएबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। वो कैश में नहीं लेके आ पाई सविता, तो मैं क्या करूँगा,
मैं सविता के करंट अकाउंट को रिड्यूस कर दूंगा डेबिट करके। आगे बोलते हैं द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। सविता वो लेके नहीं आई तो उसके सविता के करंट अकाउंट को तो मैं रिड्यूस कर दूंगा डेबिट करके, और प्लस क्या करूंगा, मैं प्लस कर दूंगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करके। और इन्होंने एंट्री क्या करी है देख लेते हैं। सविता's करंट अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट एंड बबीता's कैपिटल अकाउंट। नोट करने वाली बात यह है कि अनीता और बबीता का कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है वो 8,000 और 6,000 से हुआ है, और सविता 24,000 उसे लाना चाहिए था गुडविल प्रीमियम। ठीक है, इस जर्नल एंट्री से मैं ये पता कर सकता हूँ कि फर्म की गुडविल कितनी है। अगर मैं 24,000 पे मल्टीप्लाई कर दूंगा सविता का शेयर उल्टा करके तो मुझे फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। और दूसरा मैं ये पता कर सकता हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 8:16। 8:16 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। फर्म की गुडविल भी मैं पता कर सकता हूँ। ठीक है, पर अब आगे देखते हैं सवाल क्या चाहता है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनीता बबीता एंड सविता विल बी। क्वेश्चन सिंपली हमसे न्यू पीएसआर पूछ रहा है, तो ठीक है मैं टेबल फिल करता हूँ। अनीता बबीता का पुराना पीएसआर कितना है, 3:1। और सविता आई 1/5 शेयर के लिए, 1/5। सविता का सबसे पहले तो मैं ओल्ड पीएसआर 0 ही लिख दूँ, नए पार्टनर का कोई ओल्ड पीएसआर नहीं होता। टोटल बन जाएगा 4। सविता 1/5 के लिए आई, यहाँ ध्यान दो, 1/5। अब जब मैं ये टेबल फॉलो करता हूँ तो मैं 1/5 स्ट्रेट अवे नहीं लिखूँगा, स्ट्रेट अवे नहीं लिखूँगा मैं 1/5। क्यों? क्योंकि ये जो तुम 4 देख रहे हो यहाँ पे टोटल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टोटल है वो भी 4 ही आना चाहिए, वो भी 4 ही आना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सवाल उठता है क्यों? क्योंकि बड़ा सिंपल है, मेरे लिए चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मुझे पता है कि मैं एडमिशन डेट से पहले टोटल 4 हिस्से करता था प्रॉफिट के, प्रॉफिट आया एडमिशन डेट से पहले 4 हिस्से करता था, जिसमें से 3 हिस्से मैंने अनीता को दे दिए, 1 हिस्सा बबीता को दे दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एडमिशन के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अभी भी 4 हिस्से ही करूँ, 4 हिस्से ही करूँ प्रॉफिट के। और मुझे बस ये बताओ, मैं फर्म हूँ, मैं पार्टनर्स से ये पूछ रहा हूँ, मुझे भाई मिस्टर पार्टनर्स ये बताइए कि मैं किस पार्टनर को कितने हिस्से दूँ, दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग नहीं है अपने पास, है सीधी बात है। मैं पहले भी 4 हिस्से करता था, 3 अनीता को देता था, 1 बबीता को देता था, और मैं अभी भी 4 हिस्से ही करूँगा। मेरे को बस केवल सरल ये बताओ कि मैं अनीता को कितने हिस्से दूँ, बबीता को कितने हिस्से पकड़ाऊँ, और सविता को कितने हिस्से दूँ। कहानी खत्म, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये ज़्यादा ये घुमाने की ज़रूरत नहीं है कि सविता को जी 1/5 मिलेगा। समझ रहे हो, सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ, मैं एज अ टीचर, फर्म के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि तुम्हें विजुलाइज करने में आसानी हो कि क्या हो रहा है। मैं काफ़ी स्लो जा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से पॉइंट, ये टेबल का इस्तेमाल करना समझ आ सके। हालांकि इसी टेबल पे मैंने पार्ट 1 पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तुम पूरी वीडियो को शांति से एक बार देखोगे तो तुम्हें काफ़ी हद तक ये टेबल क्लियर हो जाएगा, और फिर गलतियों के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं, पूरे ख़त्म हो जाएंगे। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। सविता को मिला है 1/5,
1/5, तो आउट ऑफ 4 कितना होगा? कैलकुलेटर पे निकाल देता हूँ, तो ये आया 0.8। 1/5 इज इक्वल टू 0.8/4। ये तुम कैलकुलेटर पे निकाल ही सकते हो। 0.8 मैंने कैसे निकाला है? मैंने ऐसे निकाला है, मैंने कैलकुलेटर पे ये किया 1/5 इंटू 4 किया, तो जवाब आ गया 0.8। और ये तुम अच्छे से समझ ही सकते हो, ये दोनों बराबर हैं फ्रैक्शंस। तो जो सविता को 1/5 मिला है, मैं इसे लिखूंगा 0.8 आउट ऑफ 4। 0.8/4। ये अप्रोच पहले के सालों में इस्तेमाल नहीं करी जाती थी, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं थे और हाथ से कैलकुलेशन करना डेसिमल्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लंबा हो जाता था, समय लग जाता था, इसलिए नहीं करी जाती थी। और क्योंकि अब कैलकुलेटर अलाउड हो गया, तो अब भाई साहब एलसीएम का कोई दूर दूर तक इस्तेमाल करने का लॉजिक नहीं बनता। आगे ध्यान दो। तो सविता को मिला 4 में से 0.8। सवाल उठता है कि अनीता और बबीता ने सेक्रीफाइस कितना कितना किया। अनीता और बबीता ने सेक्रीफाइस कितना कितना किया, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 8:16। ऐसे हम दूसरे शब्दों में 1:2 भी बोल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2। सविता को मिला कितना? 0.8। और अब मेरे को ये भी पता है कि जो पुराने पार्टनर्स अनीता बबीता, इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया। सिंपल है, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया मैं उनके शेयर में से रिड्यूस कर दूं। पुराने पार्टनर्स का पुराना पीएसआर हमें पता है, और जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो मैं रिड्यूस कर दूं, जो बच जाएगा वो उनका न्यू पीएसआर है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सविता का 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 0.27। ये सेक्रीफाइस है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लगा दूंगा, इसे ब्रैकेट में रखूँगा ताकि मुझे पता चले कि एक नेगेटिव फिगर है। और बबीता की बात करें तो बबीता ने सेक्रीफाइस किया है 0.8 का 2/3। कैलकुलेटर पे 0.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 0.53। बबीता ने भी सेक्रीफाइस किया, इसलिए मैंने ये 0.53 को भी ब्रैकेट में रखा है ताकि पता चले कि एक नेगेटिव फिगर है। अब तुम कैलकुलेटर पे इन दोनों को प्लस करके देखो। अनीता का सेक्रीफाइस 0.27 और बबीता का सेक्रीफाइस 0.53, टोटल आया 0.8। और ये हमेशा हमेशा ऐसा होगा, बिना किसी एक्सेप्शन के। जितना गेन करेगा कोई, उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा होगा कोई। इसलिए जो टोटल है इट विल ऑलवेज बी 0। और अब बस कहानी ख़त्म हो ही चुकी है। हमें पार्टनर्स के पुराने पीएसआर पता है, उनका सेक्रीफाइस गेन पता है, तो न्यू पीएसआर तो कोई भी निकाल सकता है। सेक्रीफाइस करा है तो माइनस कर दो, गेन किया है तो प्लस कर दो। तो अनीता की बात करें तो अनीता को 4 में से 3 हिस्से मिलते थे। टोटल 4 हिस्से किए जाते थे और 3 हिस्से उसे मिलते थे प्रॉफिट के। उन 3 में से अनीता ने सेक्रीफाइस कर दिया 0.27। 3 माइनस 0.27 दैट इज 2.73। अनीता का नया शेयर कितना है? 2.73। समझ रहे हो, ये डेसिमल्स में कैलकुलेशंस पहुंच रही हैं। यही वजह है कि पिछले सालों में ये टेबल अप्रोच नहीं फॉलो करी जाती थी, एलसीएम अप्रोच इस्तेमाल करी जाती थी, क्योंकि एलसीएम को हाथ से सॉल्व कर पाना थोड़ा सिंपल है एज कम्पेयर टू दिस।
बबीता की बात करें तो बबीता को पहले 4 में से 1 हिस्सा मिलता था। प्रॉफिट के 4 बराबर हिस्से किए, बबीता के हिस्से 1 आता था, 1, और उस 1 में से भी अब चला गया 0.53, बबीता के पास बचा 0.47। और सविता को मिला कितना? सविता को सिंपली है, उसे मिला है 1/5। क्वेश्चन दिया था ना, ये देखो ऊपर, मैंने उस 1/5 को कन्वर्ट कर लिया आउट ऑफ 4, ऐसे पता चला 0.8 मिल रहा है इसे। तो सविता जो नई पार्टनर है उसे मिला 0.8 आउट ऑफ 4। मैं तुम्हें एलसीएम अप्रोच भी करवा सकता था, वहाँ तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसे, लेकिन नहीं, वो बेकार अप्रोच है। मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं थे। अब कैलकुलेटर अलाउड हो गया है। चीज़ों को, रिक्वेस्ट है मेरी, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो। इस टेबल में जो भी डेटा दे रखा है मैंने फिल किया तुम्हारे सामने, अनीता, बबीता, सविता, 3, 1, 0, 4, आगे के कॉलम दोनों, इन्हें विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हुआ ना, कोई कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मज़ेदारी नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। और वो एलसीएम अप्रोच में अक्सर ऐसा होता है कि पता ही नहीं चल पाता कभी कभार। बीइंग अ स्टूडेंट, इंट्रोडक्टरी लेवल पे तो पता ही नहीं चलता है हो क्या रहा है, बस स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रोसेस के तौर पे आंसर को सॉल्व कर रहे होते हैं कि टीचर ने बोला था पहले लेट द टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1, फिर 1 में से शेयर माइनस कर दो, बचा हुआ। वो विजुलाइज करने लायक नहीं है वो चीज़। तो सवाल था कि नया पीएसआर क्या होगा। तो नया पीएसआर हमने निकाला है ये 2.73 इस टू, लिख लेता हूँ, 2.73 इस टू 0.47 इस टू 0.8। और तुम चेक करके देखना कि इट इज इक्वल टू 41:7:12, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही है। मैंने ऊपर यहीं से देख के बताया। मैं एक एक को टेस्ट नहीं करूँगा, बस एक टेस्ट कर लेता हूँ। 2.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कितना हो जाएगा, 41, 2.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 60, 40.95 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 41। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये आंसर मैच हो गया है। पर तुम भी एक बार इसे ज़रूर चेक करके देखना। आगे देखते हैं, रीड करते हैं। युवराज एंड योगेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, युवराज योगेश पार्टनर्स हैं, उनका ऑल पीएसआर दे रखा है 2:1। कैपिटल ऑफ युवराज एंड योगेश वर 4,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे दी। They admitted Yogita as a new partner for 1/5 share in the future profits. ठीक है, योगिता आई है, उसे 1/5 शेयर दिया गया है। योगिता brought rupees 2,50,000 as her capital. The value of goodwill of the firm on Yogita's admission was, तो वो हमसे पूछ रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म, बट गुडविल की कोई जानकारी नहीं दे रखी। गुडविल की लिटरली इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और हमसे कह रहे हैं कि फर्म की गुडविल बताओ। तो सीधा सीधा हिसाब है, यहाँ पे मैं हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँगा और निकालूंगा। कैसे? कैलकुलेशंस देखो। नए पार्टनर योगिता, उसकी कैपिटल है 2,50,000 और उस पर मैं उसका शेयर जो कि है 1/5 रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगी टोटल कैपिटल 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 12,50,000।
ये मैंने निकाली टोटल कैपिटल, और हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि हमें टोटल कैपिटल के बेसिस पे हिडन गुडविल को निकालना है। और टोटल कैपिटल मैं दो अलग अलग तरीक़ों से निकालूंगा, दो अलग अलग तरीक़ों से टोटल कैपिटल ही निकालूंगा। कायदे से ये दोनों सेम आनी चाहिए थी, पर आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि हिडन गुडविल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो टोटल कैपिटल पहले हमने पता करी एक तरीके से, जो कि पता चली 12,50,000, और दूसरे तरीके से पता करें तो कितनी पता चलेगी? कैपिटल दे रखी थी पुराने पार्टनर्स की 4,50,000, 1,50,000 और योग्यता की 2,50,000। 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000, तो ये टोटल हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 8.5। जैसा मैंने बताया था, टोटल कैपिटल दो तरीके से निकाली है, सेम आनी चाहिए थी, पर नहीं सेम आ रही है ये। एक तरीका बोल रहा है कि 12.5 लाख की टोटल कैपिटल है, और दूसरा तरीका बोलता है कि 8.5 लाख की टोटल कैपिटल है। तो ये अंतर क्यों आ रहा है? अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपनी किताबों में अपनी गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, ये वजह है। और अंतर कितने का आया है? 12.5 माइनस 8.5, 4 लाख। दैट इज योर हिडन गुडविल। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा भी यही था कि फर्म की गुडविल बताओ। तो फर्म की गुडविल हमने निकाली 4 लाख, और 4 लाख ऑप्शन डी में दे रखी है, जो कि हमारा सही आंसर आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। Amit and Sumit were partners in a firm with fixed capital of 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। अमित सुमित की कैपिटल बता दी 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, सिर्फ कैपिटल दिया है। आगे, कवि वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो नए पार्टनर को 1/5 शेयर दे दिया गया, और कवि नया पार्टनर 40,000 लेके आया गुडविल के तौर पे, एंड 30,000 कैपिटल के तौर पे। गुडविल और कैपिटल में जो उसके जो दोनों हिस्से थे वो ले आया। ठीक है, इन दोनों की एंट्री होगी, जर्नल एंट्री। आगे बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित विल बी। ओल्ड पार्टनर सुमित को कितनी गुडविल दी जाएगी? जितना उसने सेक्रीफाइस किया होगा, और सेक्रीफाइस कितना किया है पुराने पार्टनर्स ने, इसकी जानकारी नहीं दी है। इनफैक्ट पुराने पार्टनर का पुराना PSR भी नहीं दे रखा है। वैसे इसे शॉर्ट में मैं बताऊं तो इसका जवाब ये निकलता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स का पुराना PSR नहीं दे रखा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो इक्वल है। और जब इक्वल PSR हो पुराने पार्टनर्स का, साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा हो, तो हम अज्यूम करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड PSR, एंड ओल्ड PSR इज इक्वल 1:1। लेकिन ये शॉर्टकट मैं नहीं इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं तुम्हें पूरे टेबल में इसे करके दिखाऊंगा। नेम ओल्ड PSR, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो जो निकले, न्यू PSR। नेम है अमित, सुमित, इनका ओल्ड PSR दे ही नहीं रखा है, तो मैंने इक्वल अज्यूम कर लिया। और आगे जो नया पार्टनर है कवि, का ओल्ड PSR हमेशा ही 0 होता, टोटल विल बिकम 2। और जो नया पार्टनर कवि है उसे 1/5 शेयर मिला। 1/5 इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 1/5 इंटू 2, 0.4। तो कवि का शेयर कितना हो गया? 0.4 बाय 2। कवि गेन कितना कर रहा है? इट इज़ 0.4 आउट ऑफ 2।
अब मुझे क्वेश्चन ने सेक्रीफाइस की कोई जानकारी नहीं दी कि अमित और सुमित ने सेक्रीफाइस कितना कर रखा है। तो एक क्लासिक केस है। अब मैं अज्यूम करूँगा कि जो बचा हुआ प्रॉफिट शेयर है मैं उसे पुराने पार्टनर्स में पुराने पीएसआर में ही बांट दूंगा। जब मुझे क्लैरिटी दी ही नहीं उन्होंने तो मेरे पास कोई तरीका है ही नहीं। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट शेयर, बचा हुआ प्रॉफिट शेयर कितना है? इट इज सिंपल, 2 माइनस 0.4, ये है बचा हुआ प्रॉफिट शेयर। और मैं इसे पुराने पार्टनर्स के पुराने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, अमित सुमित में 1:1 में, इसलिए ये बन जाएगा 1/2। देखते हैं। जीरो 0.8, सुमित का भी यही होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 0.8। अमित सुमित पुराने पार्टनर्स का हमें ओल्ड पीएसआर पता चल गया, नया पीएसआर पता चल गया, तो हम इजीली उनका सेक्रीफाइस पता कर सकते हैं। अमित का एक था शेयर और अब शेयर हो गया उसका 0.8, तो सिंपली डिफरेंस के तौर पर उसका सेक्रीफाइस कितना है? 0.2। मैंने माइनस इसलिए किया क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सुमित के पास पहले एक शेयर था और नया पीएसआर उसका 0.8 है, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 0.2। और पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और नए पार्टनर का गेन हमेशा बराबर आता है, तो उन सबका जगह अगर हम टोटल कर दें तो इट विल बी 0। तो तुम देख सकते हो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला है इक्वल 0.2:0.2, जिसे हम 1:1 भी बोल सकते हैं, और आंसर यही आना था। बट मैंने फिर भी ये टेबल बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित विल बी, सुमित को कितना दिया जाएगा? जितना सुमित सेक्रीफाइस कर रहा है और अमित इक्वली सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसमें 40,000 वो लेके आया था गुडविल प्रीमियम के तौर पे। वैसे इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत है नहीं, मैं इसका यूँ जवाब दे सकता हूँ, बट फिर भी मैं डिटेल में जा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए हो क्या रहा। जर्नल डेट particulars डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, और एक मैं अपनी तरफ से इंक्लूड करता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन कॉलम। तो इस क्वेश्चन में तुम देखो, जो नया पार्टनर कवि है वो 40,000 गुडविल का लेके आ रहा है और 3 लाख कैपिटल का लेके आ रहा है। 40,000 गुडविल, 3 लाख कैपिटल। मैं इन दोनों को जर्नलाइज करके तुम्हें दिखाने वाला हूँ, हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। 40,000 वो गुडविल का लेके आ रहा है, तो वो 40,000 लेके आया कैश में, तो मेरा बैंक इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ करने के लिए मैं बैंक को डेबिट कर दूंगा, और ये जो पैसा आया है जो कि एक कॉम्पनसेशन अमाउंट है, पुराने पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए अमाउंट आया गया है, तो ये पैसा मैं जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मैं उन दोनों में बांट दूंगा, और उनको जब बांटूंगा तो उनके मैं कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा ये पैसा, मतलब कि कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ कर दूंगा। और इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सिंपली एडमिशन डेट पे बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आया, नया पार्टनर ने पैसा दिया गुडविल का, कितना? 40,000। मेरा बैंक अकाउंट प्लस हो गया, इंक्रीज़ हुआ, मैंने कर दिया डेबिट। और
ये पैसा मैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा, उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, मैंने बताया, मैं डबल दोबारा बता दिया। पुराने पार्टनर्स अमित सुमित, टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू सुमित कैपिटल अकाउंट। 40,000 क्वेश्चन नहीं दिया था हमें, गिवन इन क्वेश्चन, और इसे मैंने अमित सुमित के सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज़ इक्वल में बांट दिया। ये हो जाएगा 20,000, 20,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? 40,000 का 1/2 किया मैंने, इसका भी 40,000 का 1/2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो नया पार्टनर कवि 40,000 लेके आया था उसकी अकाउंटिंग हमने देख ली। अब वो जो कैपिटल का 3 लाख लेके आया उसकी अकाउंटिंग भी देख लेते हैं, वो भी सिंपल है। कैपिटल पे के लिए वो पैसा लेके आया, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो गया, और इंक्रीज़ करने के लिए क्या करूँगा, मैं उसे डेबिट करूँगा, और साथ में मैं उसका नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को भी इंक्रीज़ कर दूँगा। इंक्रीज़ करने के लिए क्या करूँगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। कवि कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया वो, 3 लाख। तो इस तरीके से ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। और सवाल ने पूछा हमसे क्या था कि कितना गुडविल प्रीमियम सुमित को दिया जाएगा, और एंट्री में तुम देखो तो हमने गुडविल प्रीमियम कितना दिया सुमित को, हमने दिया है 20,000 रुपये। और ये है ऑप्शन ए, मैच भी हो रहा है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अदिति एंड बॉबी वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 30,000 ईच। अदिति और बॉबी की कैपिटल दे दी 30,000। दे एडमिटेड चेतन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चेतन को कितना दे रहे हैं, 1/4 दे रहे हैं। और आगे देखते हैं, चेतन ब्रॉट 48,000 एज इज कैपिटल। ठीक, ऑन चेतन's admission the profit and loss account of the firm showed a credit balance of 24,000। चेतन के एडमिशन पे फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000 का क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो मतलब होता लॉस। ठीक है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आगे वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, फर्म की गुडविल पूछ रहे हैं हमसे, बट गुडविल की इन्होंने क्या कोई जानकारी दी है हमें, कुछ नहीं देखा। अगेन यहाँ पे भी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। टोटल कैपिटल कैलकुलेट करी जाएगी 2 अलग अलग तरीक़ों से, जो कि सेम आनी चाहिए थी पर सेम आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने फर्म की अपनी गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, इसलिए। तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लूँ तो जो नया पार्टनर है वो 48,000 लेके आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। 48,000 नए पार्टनर का कैपिटल शेयर है। अगर हम उस पर उसका शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कैपिटल हमें मिल जाएगी ₹192,000। ₹192,000। और टोटल कैपिटल निकालने का दूसरा तरीका क्या है, सबकी कैपिटल को टोटल कर लो।
एडजस्टेड कैपिटल लेना, लेकिन पुराने पार्टनर्स की। मैंने कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। और एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि सभी तरह की प्लस माइनस जो भी ताम झाम करने हैं तुमने सारे करने के बाद। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी बताई थी उन्होंने? 30,000 बताई थी दोनों की। ठीक है, 30,000 प्लस 30,000। और नए पार्टनर चेतन की कितनी कैपिटल बताई इन्होंने? 48,000। 48,000। और आगे ये बताते हैं कि क्रेडिट बैलेंस भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 24,000। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट के हकदार कौन होते हैं? एडमिशन डेट पे पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट दिखा रहा है तो उस प्रॉफिट के हकदार केवल पुराने पार्टनर्स होते हैं। तो 24,000 मैं पुराने पार्टनर्स में बांट दूंगा। पुराने पार्टनर्स का पुराना पीएसआर दे ही नहीं रखा तो हम इक्वल अज्यूम करते हैं, वैसे सारा ही प्लस कर देते हैं। और कॉन्सेप्चुअली जाएँ तो जैसे मैंने बोला कि पुराने पार्टनर्स का पुराना पीएसआर दे नहीं रखा है, तो ये 24,000 हम पुराने पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ 24,000। कितना जवाब आएगा? 48,000 प्लस 24,000, 1,32,000। ये दोनों जो हैं टोटल कैपिटल की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सेम फिगर्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगेन मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म ने अपनी गुडविल रिकॉर्ड नहीं करी है बुक्स में, इसलिए ये दोनों फिगर्स डिफरेंट आ रही हैं। और डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 60,000 रुपीज़। दैट इज योर हिडन गुडविल। फॉर्म और क्वेश्चन ने हमसे पूछा भी यही था कि फॉर्म की गुडविल क्या है। मैंने निकाला 60,000 विच इज़ ऑप्शन बी, और यहाँ पे भी दे रखा है ऑप्शन बी। इसमें ध्यान देना कि तुम इसे प्लस करना भूल मत जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महक एंड चेतन वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹40,000 ईच। महक चेतन पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे दी 40,000 ईच, दोनों की 40,000। दे एडमिटेड अदिति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। नए पार्टनर का 1/5 शेयर है। आदि, मैंने अदिति बोल दिया शायद, सॉरी, आदि है नए पार्टनर का नाम। आदि brought 80,000 as his capital. Okay. On Adi's admission, profit and loss account of the firm showed a debit balance of 10,000. ध्यान दिया जाए कि ये डेबिट बैलेंस है इस बार। ये एकदम सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। पिछले क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था विच इज़ अ प्रॉफिट, और अब हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है विच इज़ अ लॉस। आगे क्वेश्चन बोलता है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन आदिस एडमिशन विल बी। तो ठीक है, सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसा करेंगे। टोटल कैपिटल पता करेंगे, दो अलग अलग तरीक़ों से, सेम आनी चाहिए थी पर नहीं आएगी। नए पार्टनर कैपिटल लेके आया 80,000 रुपये, और नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। मैंने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चलता है कि फर्म की टोटल कैपिटल है 4 लाख। टोटल कैपिटल 4 लाख। और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 40,000। 40,000 प्लस 40,000, दोनों पार्टनर्स की 40-40, नए पार्टनर की 80,000। और एडमिशन डेट पे इन्हें लॉस भी हो रखा है 10,000। 10,000 का लॉस है, पुराने पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। झेलेंगे तो उनकी कैपिटल हम रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस करने के लिए डेबिट कर देते हैं। खैर हम रिड्यूस अभी करेंगे तो ये बन जाएगा -10,000। 1,50,000। 4 लाख माइनस 1,50,000, 2.5 लाख की हमारी फर्म की गुडविल निकल आई।
क्वेश्चन ने पूछा भी हमसे फर्म की गुडविल थी 2.5 लाख, जो कि ऑप्शन ए है, और ये मैच भी हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सन एंड स्टार वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. मून वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर. ओके, न्यू पीएसआर भी दे दिया 3:3:2, पुराना पीएसआर भी दे दिया, नया पीएसआर भी दे दिया. मून brought the following assets towards his share of goodwill and his capital. तो जैसे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कभी कभार नया पार्टनर कैश में ना लाके काइंड में भी अपना शेयर ले आता है टुवर्ड्स कैपिटल एंड टुवर्ड्स गुडविल. तो ये जो नया पार्टनर है इस समय मून, ये लेके आ रहा है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश लेके आ रहा है. ये एग्रीड वैल्यूज़ पे लेके आ रहा है 2 लाख, 1, 20, 80,000, 50,000 टुवर्ड्स हिज गुडविल एंड कैपिटल. कैश कमी है उसका, 50,000 है बस. तो आगे बोलते हैं इफ हिज कैपिटल इज कंसिडर्ड एज 3,80,000, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी. कह रहे हैं कैपिटल शेयर उसका 380 ही है, तो हमें फर्म की गुडविल पता करनी है. ठीक है, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि वो टोटल कितना लेके आ रहा है. वो टोटल लेके आ रहा है इसे 3,20,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000, दैट इज 4,50,000. ये वो गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए लेके आ रहा है. उन्होंने लिखा भी था क्वेश्चन में गुडविल एंड कैपिटल, और ये जो अमाउंट है वो गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए लेके आ रहा है. और इसमें से कैपिटल के लिए वो कितना लेके आ रहा है, 380 लेके आ रहा है. तो ये मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो गुडविल प्लस कैपिटल शेयर, गुडविल और कैपिटल दोनों के प्रति जो उसका शेयर है वो है 4.5 लाख, और कैपिटल शेयर उसका अलग से उन्होंने नीचे बताया 3,80,000. तो सिंपली गुडविल का कितना हो गया, गुडविल का हो गया डिफरेंस 70,000. गुडविल में शेयर उसका कितना हुआ, 70,000. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, गुडविल ऑफ द फर्म. नया पार्टनर का गुडविल शेयर कितना है, 70,000. तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी, 70,000 पे मैं उसका जो शेयर है वो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूं, तो नए पार्टनर का शेयर कितना है, 2/8. यहाँ से पता चल रहा है. और उसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो 8/2, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 8/2, 2,80,000. ये है ऑप्शन नंबर बी, और ये मैच भी कर रहा है आंसर के साथ. इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि वो केवल 70,000 तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक, और वो कह देते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही जवाब है. बट ध्यान दो, थोड़ा सा बारीकी से देखो, जो 70,000 है वो केवल और केवल नए पार्टनर का शेयर है, टोटल गुडविल नहीं है वो. और नए पार्टनर की अगर तुम्हें गुडविल शेयर पता है तो तुम्हें टोटल गुडविल पता करनी है, तो सिंपल है, उस गुडविल शेयर अमाउंट पे उस पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी. टोटल 280 है, जो कि बनता है ऑप्शन नंबर बी. तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
Karan and Varun were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:2. ठीक है, पुराने पार्टनर्स का पुराना PSR दे दिया. Their fixed capital were 2 लाख and 3 लाख respectively. पुरानी कैपिटल भी दे दी पुराने पार्टनर्स की. On 1st April 2025, Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits. ठीक है, नए पार्टनर का 1/4 शेयर है. किशोर 2 लाख कैपिटल के तौर पे लेके आया, ठीक, विच वॉज टू बी कैप्ट फिक्स्ड लाइक द कैपिटल्स ऑफ करण एंड वरुण. ये कैपिटल फिक्स रखनी है. तुम्हें पता होगा कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. तो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि उनकी कैपिटल्स फिक्स रखनी है. ठीक है, तो देखते हैं, जो मैं जनरलाइज करूँगा तो बताऊँगा आगे. किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण. ठीक है, जो नया पार्टनर है उसने केवल वरुण से एक्वायर किया है शेयर, मतलब कि केवल और केवल वरुण ने सेक्रीफाइस किया. मतलब कि जो करण है पुराना पार्टनर, उसका सेक्रीफाइस कितना है? 0. उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया. मतलब कि जो करण का नया PSR और पुराना PSR दोनों सेम आएंगे. ठीक है, आगे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर एडमिशन एंड न्यू PSR. सबका न्यू PSR भी निकालो. ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. गुडविल, फर्म की गुडविल भी निकालनी है, न्यू PSR भी निकालना है, और आगे कह रहे हैं कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंसिडरिंग दैट किशोर डिड नॉट, ध्यान देना इस पर, डिड नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. जो नया पार्टनर है वो गुडविल शेयर कैश में नहीं लेके आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके करंट अकाउंट में से उसका गुडविल शेयर रिड्यूस कर दूँगा. रिड्यूस करने के लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दूँगा. तो ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समय लगेगा. सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फर्म की गुडविल निकालो. फर्म की गुडविल, इन्होंने गुडविल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं, केवल और केवल कैपिटल के बारे में बात कर रहे थे. तो मैं अगेन हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और गुडविल कैलकुलेट करूँगा, जिसके लिए मैं टोटल कैपिटल निकालूंगा दो तरीके से. और पहला तरीका ये रहेगा कि नए पार्टनर कैपिटल लेके आया है 2 लाख और उसका शेयर कितना है? 1/4. फोर बाय 1 करूँगा तो 8 लाख. टोटल कैपिटल एक तरीके से हमने 8 लाख निकाली, और दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें तो निकलेगी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस, और जो नया पार्टनर है वो कैपिटल शेयर लेके आया 2 लाख, और किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो ये टोटल कितना बन गया? 5-7 लाख. डिफरेंस, ये वैसे डिफरेंस आना नहीं चाहिए था, आएगा क्योंकि फर्म ने अपनी ही गुडविल को अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, इसलिए टोटल कैपिटल दोनों अलग अलग तरीक़ों से जो जब निकाली तो अलग अलग आ रही है. डिफरेंस आया 1 लाख. यह है हिडन गुडविल. और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा, हिडन गुडविल का मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक गुडविल ऐसी है जिसके बारे में हमें पता है और एक ऐसी गुडविल है जिसके बारे में हमें नहीं पता. नहीं, हिडन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इस गुडविल का हमें पता ही नहीं है. नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है. बस ये है कि ये गुडविल फर्म की ही अपनी है, फर्म ने बस इसे दिखा नहीं रखा है और इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल कैपिटल के बेसिस पे.
बाकी इसके ऊपर डिस्कशन बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन 12th लेवल पे उतनी रेलेवेंट नहीं है। तो क्वेश्चन ने गुडविल पूछी थी हमसे, फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल मैंने निकाली 1 लाख, जो कि यहाँ पे मैच भी हो रही है। क्वेश्चन न्यू पीएसआर भी पूछ रहा है हमसे। न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं। न्यू पीएसआर मैं पूरा कंप्लीट टेबल बनाऊंगा। नेम और पीएसआर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, न्यू पीएसआर। करण वरुण का शेयर है 1:2। करण वरुण 1:2 और किशोर का शेयर है 1/4। किशोर का ओल्ड पीएसआर तो 0 है, टोटल विल बिकम 3। किशोर का जो 1/4 शेयर है, we can say that it is equal out of 3, इतना होगा 1/4 into 3, 0.75। 0.75 out of 3, 0.75 out of 3। किशोर ने गेन कितना किया? 0.75। अब हमें करण और वरुण का पता करना है। कोई जानकारी दी हुई है इनके सेक्रीफाइस से रिलेटेड या कुछ? न्यू पीएसआर इनका नहीं, पर ये बोला हुआ है कि किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। वरुण ने सेक्रीफाइस किया है, वरुण ने सेक्रीफाइस किया है और किशोर को मिल गया। मतलब कि करण ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। करण का सेक्रीफाइस 0 है और सारा का सारा वरुण ने ही सेक्रीफाइस किया है। करण का सेक्रीफाइस 0 है और वरुण ने ही सारा सेक्रीफाइस किया है, दैट इज -0.75। तो करण का न्यू शेयर कितना हो गया? 1/3। वरुण का कितना हो गया? 1.25 और किशोर का तो 0.75 है ही, टोटल 3, और ये टोटल विल बी 0 एंड इट मस्ट बी 0 ऑल द टाइम, क्योंकि जो टोटल सेक्रीफाइस है और जो टोटल गेन है वो हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर तुम्हारा बराबर नहीं आया तो मतलब कुछ गलत हुआ है, कुछ एरर है। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन हमसे गुडविल निकालने को कह रहा था, हमने निकाल ली 1 लाख। क्वेश्चन हमसे पीएसआर निकालने को कह रहा है, न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर है ये 1:1.25:0.75। और क्वेश्चन हमसे आगे क्या कह रहा है कि जर्नलाइज करो। तो ठीक है, मैं जर्नल एंट्री के लिए पूरा तैयार कर लेता हूँ। फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, और मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ताकि मैं क्लियरली बता सकूं कि अमाउंट जो है डेबिट क्रेडिट अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो जर्नलाइज करने को वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम कैपिटल जो किशोर लेके आ रहा है 2 लाख, उसे जर्नलाइज कर देते हैं। किशोर 2 लाख लेके आ रहा है, 2 लाख लेके आया है वो कैपिटल के तौर पे। तो मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होगा, मैं इंक्रीज़ होगा तो मैं डेबिट कर दूंगा। साथ में मैं किशोर की कैपिटल को इंक्रीज़ कर दूंगा, इंक्रीज़ करने के लिए क्या करूँगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री बनी एडमिशन डेट पे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रहा है वो? 2 लाख। 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। गिवन इन क्वेश्चन। कोई कैलकुलेट नहीं किया है हमने इसे। बाद में वो जो सबसे पहले हमने उसकी कैपिटल को जर्नलाइज किया है, देन गुडविल को जर्नलाइज करेंगे हम। क्वेश्चन ने एंड में हमें ये जाके भी बताया था कि किशोर जो है वो अपना गुडविल प्रीमियम कैश में लेके ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है, गुडविल नया पार्टनर कैश नहीं लेके आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में से उसके अब करंट अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, करंट अकाउंट डेबिट करके। और ये जो अमाउंट है गुडविल का जो आना था, विच इज़ अ कंपनसेशन अमाउंट, हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? इतना। केवल एक इसी ने ही सेक्रीफाइस किया है। नेगेटिव में केवल और केवल वरुण का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया भी था। तो नेक्स्ट एंट्री गुडविल की क्या बन जाएगी? इट विल बी दिस, किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण का करंट अकाउंट। ध्यान देना, क्वेश्चन ने लिखा भी था कि वो अपना कैपिटल अकाउंट फिक्स रखते हैं। यहाँ पे दिया था ये फिक्स कैपिटल, इसलिए मैंने फिक्स रखने के लिए ये जो अमाउंट है करंट अकाउंट में डाला। और कितना डालूंगा? जितना गुडविल में किशोर का शेयर है। और गुडविल हमने कितनी निकाली फर्म की? 1 लाख रुपए। और नए पार्टनर का शेयर कितना था? 1/4। ये बन गया 25,000 रुपये। और ये सिर्फ वरुण में के करंट अकाउंट में चला जाएगा 25,000। इस तरीके से दोनों एंट्रीज हो गई। हालांकि क्वेश्चन ने हमसे केवल गुडविल की एंट्री मांगी थी, कैपिटल की नहीं मांगी थी, बट वो इतनी सिंपल है कि उसे भी मैंने कवर कर लिया। विद दिस चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।